घर से दिया गया था बनाने। पहला एग्जाम्पल है Zn, आसान है। Zn का एटॉमिक नंबर 30, 2, 8, 18, 2, यही था ना। इसको आप ऐसे नहीं निकाल पाओगे, समझे। जिंक का कॉन्फ़िगरेशन बताइए। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। एक्चुअल में ना इसके वैलेंसी से इसको समझो आप। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। तो जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो आउटर मोस्ट सेल से, बात वही है। देखो इधर, पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा, तीसरा कक्षा, तीसरा कक्षा और ये चौथा कक्षा। इलेक्ट्रॉन जब भी निकलता है तो आउटर मोस्ट सेल से निकलता है। Zn जब भी निकालता है ना तो कितना इलेक्ट्रॉन निकालता है पता है आपको? 2 इलेक्ट्रॉन। और जिंक की वैलेंसी हमेशा कितनी होती है? 2। Cl ये कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन। या तुम वैसे भी लिखना चाहते हो ना तो कोनो दिक्कत नहीं है, तुम लिख सकते हो। वैसे ही लिख दें क्या? जिंक 2, 8, 18, 2 और क्लोरीन 2, 8, 7, एक और क्लोरीन 2, 8, 7। ये 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, ये 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, ये कन्वर्ट कर गया Zn प्लस प्लस में, ये कन्वर्ट कर गया Cl माइनस में और ये भी कन्वर्ट कर गया Cl माइनस में। और ये दोनों मिलके क्या बना दिया? ZnCl2। एक्चुअल में ये हम उस तरह से इसलिए बता रहे थे क्योंकि देखो 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इसके बाहरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन हो गया है। इसीलिए हम इसको दूसरे मेथड से बता रहे थे, चूँकि ये एक अलग टाइप का एलिमेंट है। यह ना S ब्लॉक का एलिमेंट है और ना ही P ब्लॉक का, ये है D ब्लॉक का एलिमेंट और इसके बॉन्ड का फॉर्मेशन एक अलग तरीके से होता है। लेकिन चूंकि तुम चर्चा उस चीज़ का कर दिया, अभी तुमको हम वो बताएंगे भी तो बढ़िया से समझ में नहीं आएगा। तुम ये लिख लो, जिंक का वैलेंसी 2 होता है, ये हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है। बाकी जब आगे आएगा डी ब्लॉक वाला जो बॉन्डिंग है तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लो आप। उतार लीजिए इसको। बना लिए थे? अगला एग्जाम्पल बताइए। CaO, कैल्शियम का 2, 8, 8, 2 और ऑक्सीजन का 2, 6। ये 2 निकालेगा, ये ग्रहण करेगा, ये बदल जाएगा Ca प्लस प्लस में और ये बदल जाएगा O2 माइनस में। 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ये दोनों मिलके क्या बना देगा? CaO। जो बना के नहीं लाए हैं या किन्हीं को दिक्कत है तो आप यहाँ से उतारते जाइए, लिखते जाइए, बाद में पूछ लीजिएगा यदि दिक्कत होगा तो। क्या हुआ? अगला क्या है? LiCl। LiCl लिथियम क्लोराइड बोलते हैं इसको। Li एटॉमिक नंबर 3, 2 और 1 और Cl का 17 होता है ना एटॉमिक नंबर, 2, 8, 7। ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये बदल जाएगा Li प्लस में, ये बदल जाएगा Cl माइनस में और दोनों मिलके क्या बना देगा? LiCl। ये 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा। इसका पहला कक्षा ही इसका बाहरी है तो यह 2 ही पूरा करेगा, यह अष्टक पूरा नहीं करेगा। और बताइए, और क्या क्या बोले? Mg3। पहले आप इसको उतारिए, उसको हम थोड़ा डिटेल में बता देंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को वैसे एग्जाम्पल में थोड़ी परेशानी हो। उतार लिए क्या इसको? ये उतारेंगे क्या? ये तो सब बना ही लिया होगा। ये समझ में आया कि लिथियम अष्टक पूरा क्यों नहीं किया? इसका पहला कक्षा ही इसका बाहरी कक्षा बन जाएगा और पहला कक्षा का क्षमता 2 ही का होता है तो वो अष्टक कैसे पूरा करेगा? वो डुएट पूरा करेगा। सुनो, Mg3N2 है ना, Mg कितनी बार? 2, 8, 2, फिर से Mg 2, 8, 2 और फिर से Mg 2, 8, 2। नाइट्रोजन कितनी बार? 2, 5,
और नाइट्रोजन 2 5। इसका एटॉमिक नंबर 12 12 12 और इसका 7 7 होता है। ये तीनों मिल के कितना इलेक्ट्रॉन निकालेगा? और एक लेगा 3 तो 2 लेगा 6, 5 है 5 3 8 5 3 8। तो ये कुल मिला के कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? 6 इलेक्ट्रॉन। और ये 6 का 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? इस दोनों के पास, 3 इसके पास और 3 इसके पास। तो ऐसा करके Mg कन्वर्ट कर गया होगा Mg प्लस प्लस में, फिर Mg प्लस प्लस में, फिर Mg प्लस प्लस में। एक नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया होगा, तो N पर 3 माइनस, N पर 3 माइनस। देखो 2 नाइट्रोजन मिलकर टोटल 6 गो निगेटिव चार्ज और 3 गो मैग्नीशियम मिलकर टोटल 6 गो पॉजिटिव चार्ज। ये सब मिलके क्या बना देगा? Mg3N2। अब यदि कोई आपसे कहे कि पानी में यदि तुम Mg3N2 डालोगे तो कैसे टूटेगा? बताओ तो कैसे टूटेगा? 3 गो Mg में टूटेगा और 2 गो N3 माइनस में टूटेगा। बताओ ऐसे ही ना टूटेगा? तो इस प्रकार तुम जोड़ना भी सीख रहे हो, तोड़ना भी सीख रहे हो, और काम तो दोनों का पड़ेगा, ज़रूरत तो दोनों की पड़ेगी, दोनों की ज़रूरत होगी। उतारिए इसको। जो लोग क्लास लेट से ज्वाइन किए हैं या पहला दिन आए हैं उनको समझने में भी बहुत समस्या होगी। वैसे लोग तुरंत ऑफिस में संपर्क कीजिए, ऑनलाइन क्लास से जुड़िए। ऑनलाइन क्लास से नहीं जुड़ सकते तो आप कहिएगा तो हम एक्स्ट्रा व्यवस्था करा देंगे क्लास का, तो उस क्लास में आके पढ़ लीजिए जो छूटा है, नहीं तो दिक्कत होगा। ऑनलाइन दूसरा जो यहाँ पर यदि आप पढ़ना चाहते हैं एक्स्ट्रा क्लास, तो उसमें हम पढ़ाएंगे नहीं आपको। उसमें जान रहे हैं उसमें पढ़ाई कैसे होगा? जो रिकॉर्डिंग है वो सारा रिकॉर्डिंग मेरे पास है, यहाँ लैपटॉप पर चलता रहेगा, प्रोजेक्टर पर यहाँ हम ही पढ़ाते रहेंगे, लेकिन मेरा वीडियो चलता रहेगा। अभी देखो 9 गो बैच चलता है भर दिन में, 9 घंटा पढ़ाते हैं। अब तुम कहोगे एक्स्ट्रा पढ़ाने के लिए, तो क्या वो मेरे लिए संभव है? तो उसमें थोड़ा आप लेट से ज्वाइन किए हैं, इसमें तो आपकी गलती है ना। आप चाहें तो घर पर भी पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ लीजिए, अदरवाइज यहाँ आके पढ़िएगा तो 1 घंटा टाइम दीजिए। वैसा कुछ होगा, यदि एक्स्ट्रा क्लास की ज़रूरत पड़ेगी तो बात कर लीजिएगा जाते वक्त, तो हम अरेंजमेंट कर देंगे। यहाँ पर लड़का रहेगा, चला देगा वीडियो देख लीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। उतारिए इसको। अगला एग्जाम्पल है KCl। पोटासियम का होता है 2881, Cl का होता है 287। ये एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये बना देगा K प्लस और ये बना देगा Cl माइनस, दोनों मिलके बना देगा KCl। और बोलिए LiF, एकदम सेम टाइप का चीज़ है। LiF में Li 2 1 और फ्लोरीन 2 7। ये एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये बना देगा Li प्लस, ये बना देगा F माइनस, ये बना देगा LiF। और बोलिए बस। चलो अब तुम बहुत सारा एग्जाम्पल कर लिए हो आयनिक बंधन का। अब आयनिक बंधन में तुम गड़बड़ाओगे नहीं, अब तुम खुद से बना सकते हो। अब आयनिक बंधन से संबंधित कुछ अतिरिक्त बातों को समझिए जो समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, पहले उतार लीजिए फिर हम आगे काम करेंगे। सब लोग उतार लिए? अच्छा, बना के आए थे, ये तो और अच्छी बात। और बना के तो आना चाहिए आपको, ये सब उतना ज़्यादा भारी था नहीं। अब बात करें आगे। एक बात बताओ, आप बताइए ये बात कि आयनिक बंधन बनने के लिए क्या जरूरी है, सो बताइए तो। कैसे बनेगा आयनिक बंधन? जब एक परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करे और दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे। अच्छा, क्या ये संभव है कि वैसा 2 परमाणु आपस में आयनिक बंधन बना ले जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन देने का क्षमता रखता हो? या यह भी संभव नहीं है कि वैसा परमाणु आपस में आयनिक बंधन का निर्माण कर ले जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन
ग्रहण करने का क्षमता रखता हो, लेने का क्षमता रखता हो। तो आयनिक बंधन के लिए एक को इलेक्ट्रॉन देना होगा और दूसरे को इलेक्ट्रॉन लेना होगा। अब आगे की बात सुनिए। धातु का जितना भी परमाणु होता है उसका गुण हमेशा इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है, और अधातु जितना परमाणु होता है उस सब का गुण इलेक्ट्रॉन लेने वाला होता है। तो आयनिक बंधन बनने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि एक परमाणु धातु का हो और दूसरा परमाणु अधातु का हो। इसका सीधा मतलब है, कंक्लूजन यह निकलता है कि आयनिक बंधन का निर्माण हमेशा धातु परमाणु और अधातु परमाणु के बीच ही होगा, दूसरे के बीच नहीं होगा। धातु धातु के बीच आयनिक बंधन नहीं बनेगा, अधातु अधातु के बीच नहीं बनेगा। आयनिक बंधन जब भी बनेगा तो धातु और अधातु परमाणु के बीच बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय मेटल एंड नॉन मेटल आइटम्स। कह सकते हैं, मतलब आयनिक बंधन का निर्माण सिर्फ धातु और अधातु परमाणु के बीच होता है। लिखिए, नीचे एरो दीजिए और लिखना शुरू कीजिए। आपको कुछ दिक्कत हो रहा है क्या? आपका आंख लाल हो गया है, तो कारण क्या है? कहीं लाइट से रिफ्लेक्शन तो नहीं हो रहा है आपको भी? ऐसा है तो आप थोड़ा पीछे हो जाइए, ज़्यादा परेशानी है तो। वैसे मेन परेशानी हमको होता है क्योंकि हमारे आगे में लगा हुआ है, लेकिन थोड़ी बहुत आपको भी हो सकती है ड्यू टू रिफ्लेक्शन। वाइट बोर्ड है ना, तो रिफ्लेक्शन हो सकता है, ये हम भी समझ सकते हैं। एक काम करो, तुम भी सब चश्मा 20-20 रुपये वाला खरीद लो ना रे, काला वाला खरीद लेना, लगा के बैठना। हम भी लगा के बैठेंगे, तुम भी लगा के बैठोगे। चलो लिखो तो। आयनिक बंधन का निर्माण, आयनिक बंधन का निर्माण, आयनिक बंधन का निर्माण धातु तथा अधातु परमाणु के बीच होता है। आयनिक बंधन का निर्माण धातु तथा अधातु परमाणु के बीच होता है, जहाँ जहाँ धातु परमाणु, जहाँ धातु परमाणु हमेशा इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जहाँ धातु परमाणु हमेशा इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, और अधातु परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तथा अधातु परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। कोई समस्या नहीं है यहाँ तक? अब हमारी बात सुनिए। अधातु परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और अधातु परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। याद है आयनन ऊर्जा? आयनन ऊर्जा याद है आपको? किसी परमाणु के बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा देनी पड़ती थी वही ना आयनन ऊर्जा है। तुम ये बताओ कि जिस परमाणु का आयनन ऊर्जा कम होगा उससे इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा या कठिनाई से? जिस परमाणु का आयनन ऊर्जा कम होगा उससे इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा। अरे आसानी से निकलेगा तब ना कम में ऊर्जा में निकल गया। और जिस परमाणु की इलेक्ट्रॉन लब्धि या इलेक्ट्रॉन प्रीति अधिक होगी वह इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण कर लेगा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के दौरान जितनी एनर्जी निकलती है उसी को हम इलेक्ट्रॉन प्रीति कहते हैं। और आकर्षण जितना ज़्यादा होगा वहाँ पर एनर्जी उतनी ही ज़्यादा निकलेगी। और आयनिक बंधन बनने के लिए एक को इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, दूसरे को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना होगा। जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन निकालेगा और जितना आसानी से दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा आयनिक बंधन उतने तेजी से न बनेगा। इसका सीधा मतलब है कि आयनिक बंधन का संबंध आयनन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन लब्धि से है। जहाँ पर हम कह सकते हैं कि आयनिक बंधन बनने के लिए धातु परमाणु की आयनन ऊर्जा कम होनी चाहिए ताकि वह आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सके,
और अधातु परमाणु की इलेक्ट्रॉन प्रीति या इलेक्ट्रॉन लब्धि अधिक होनी चाहिए ताकि वह आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सके। समझ में आई बात? और ये बात तो सिर्फ उन्हीं को ना समझ में आई होगी जो इलेक्ट्रॉन लब्धि और आयनन ऊर्जा को बढ़िया से पढ़े हैं। जो नहीं पढ़े उनके लिए तो बिल्कुल अननोन टाइप का बात हो गया। अब उनको समझ में नहीं आएगा तो उनको लगेगा कि हम समझ नहीं पा रहे हैं। दोषी तो आप हैं। नीचे एरो दीजिए और लिखिए। दोषी हैं भी तो उसको ख़त्म किया जा सकता है एक्स्ट्रा क्लास करके, करना चाहें तो, नहीं करना चाहें तो कोई बात नहीं। लिखिए, क्या लिखेंगे? कुछ हो लिख दो। लिखो, आयनिक बंधन बनने के लिए धातु परमाणु की आयनन ऊर्जा कम होनी चाहिए। आयनिक बंधन बनने के लिए धातु परमाणु की ऊर्जा, क्या बोल दिए? आयनन ऊर्जा, सॉरी। आयनिक बंधन बनने के लिए धातु परमाणु की आयनन ऊर्जा कम होनी चाहिए ताकि वह आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सके। ताकि वह आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सके तथा अधातु परमाणु की इलेक्ट्रॉन प्रीति अधिक होनी चाहिए ताकि वह आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सके। बोलो, कोई दिक्कत है किसी को? इलेक्ट्रॉन प्रीति क्या होता है? वही होता है जो इलेक्ट्रॉन लब्धि होता है, और ये वही होता है जो 4 दिन पहले ख़त्म किए हैं, 5 दिन पहले। अब देखिए, अब जो बात सुनिए, अब ये बात हम क्यों बोल दिए। आपने क्वेश्चन कहा कि सर इलेक्ट्रॉन प्रीति क्या होता है। आप सबको याद है कि इलेक्ट्रॉन प्रीति को पूरे एक क्लास में ख़त्म किया गया। यदि मैं आपको इलेक्ट्रॉन प्रीति समझाने लगूँ ना तो पूरा का पूरा क्लास बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए हम वैसा नहीं कर सकते, ये हमारी मजबूरी है। आपको एक्स्ट्रा क्लास करना चाहिए। नीचे एरो दीजिए और लिखिए। वैसे इलेक्ट्रॉन प्रीति क्या होता है शॉर्टकट में हम आपको समझा देते हैं, सब समझ लो। किसी परमाणु के जब बाहरी कक्षा में तुम अतिरिक्त एक इलेक्ट्रॉन डालोगे ना तो नाभिक और आने वाले इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण के कारण एनर्जी निकलती है। इसी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन लब्धि कहते हैं या इलेक्ट्रॉन प्रीति कहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन प्रीति उतनी ही ज़्यादा होगी जितना आने वाले इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच का आकर्षण होगा, और जितना ज़्यादा आकर्षण होगा उसके एनायन बनने की क्षमता उतनी ही अधिक होगी, और एनायन बनने की क्षमता उतनी ही अधिक होगी तो वह उतनी ही आसानी से आयनिक बंधन का निर्माण करेगा। बस यही है इलेक्ट्रॉन लब्धि, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बोल सकते। शॉर्टकट में तो हम सारा ट्रेलर बता ही दिए रहे इसका। चलिए सुनो, आयनन ऊर्जा का मान कम कब होगा? जब परमाणु का आकार बड़ा होगा। परमाणु का आकार जितना बड़ा होगा नाभिक से बाहरी कक्षा के बीच की दूरी बढ़ेगी और उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच का आकर्षण बल कम होगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए आसान होगा। तो आयनिक बंधन बनने के लिए धातु परमाणु का जो आकार है वह बड़ा होना चाहिए, तब ना उसका आयनन ऊर्जा कम होगा। और अधातु परमाणु का आकार छोटा होना चाहिए, क्योंकि आकार जितना छोटा रहेगा आने वाला इलेक्ट्रॉन नाभिक के उतना नज़दीक आएगा और आकर्षण बल उतना ही अधिक होगा और एनर्जी उतनी ही अधिक निकलेगी। इसका सीधा मतलब है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मेटल एटम शुड बी साइज ऑफ मेटल एटम शुड बी लार्ज and size of non-metal atom should be
स्मॉल। मतलब आयनिक बंधन बनने के लिए धातु परमाणु का आकार बड़ा होना चाहिए ताकि उसका आयनन ऊर्जा कम हो, और अधातु परमाणु का आकार छोटा होना चाहिए ताकि उसके इलेक्ट्रॉन प्रीति अधिक हो। समझे? लिखिए एरो देके। जाते वक्त 2 मिनट बात करनी है, याद दिला देना तुम लोग सब, ठीक है? लिखेंगे आयनिक बंधन बनने के लिए, आयनिक बंधन बनने के लिए धातु परमाणु का आकार, आयनिक बंधन बनने के लिए धातु परमाणु का आकार बड़ा होना चाहिए ताकि उसका आयनन ऊर्जा कम हो। धातु परमाणु का आकार बड़ा होना चाहिए ताकि उसका आयनन ऊर्जा कम हो, तथा अधातु परमाणु का आकार छोटा होना चाहिए, तथा अधातु परमाणु का आकार छोटा होना चाहिए ताकि उसकी इलेक्ट्रॉन प्रीति अधिक हो। ताकि उसकी इलेक्ट्रॉन प्रीति अधिक हो। कोई दिक्कत नहीं ना है यहाँ तक? अब आगे सुनो। नमक देखे हो तुम सब? नमक देखा है? अच्छा ये बताओ, यहाँ पर बैठे हुए कितने लोग ऐसे हैं जो NaCl को देखे हैं? अरे नमक ही ना NaCl होता है, तो 2-4 को हाथ नहीं खड़ा कर रहे, नहीं देखा है रे कभी? नमक और NaCl एक ही चीज होता है। बैठा ही हाथ नीचे कीजिए आप। NaCl, इसका निर्माण होगा किस चीज से? Na+ से और Cl- से। यानी Na और Cl के बीच कौन सा बंधन है? आयनिक बंधन। तुम जब इसको पानी में डालोगे ना, तो पानी में ये घुल जाता है और ये टूट जाता है Na+ और Cl- में। तो एक्चुअल में सुनो पहले हमारी पूरी बात सुनो। वह सभी यौगिक आयनिक यौगिक कहलाता है जिसमें आयनिक बंधन का निर्माण। पहले इस लाइन को लिख लो, तो लिखो। तो तुमसे कोई पूछे ना कि आयनिक यौगिक क्या होता है, कि क्या होता है आयनिक यौगिक? जिसमें आयनिक बंधन का निर्माण होता है। लिखेंगे वह यौगिक जिसका निर्माण आयनिक बंधन से होता है। वह यौगिक जिसका निर्माण आयनिक बंधन से होता है, वह यौगिक जिसका निर्माण आयनिक बंधन से होता है उसे आयनिक यौगिक कहते हैं। वह यौगिक जिसका निर्माण आयनिक बंधन से होता है उसे आयनिक यौगिक कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं इसमें? अब सुनो थोड़ा ध्यान से। ये जितना आयनिक यौगिक है ना, इस सब को जब तुम पानी में डालोगे तो पानी में ये घुल जाता है। लगभग आयनिक यौगिक पानी में घुल जाता है। तो यही बात हम लिखेंगे कि लगभग सभी आयनिक यौगिक पानी में घुलनशील होते हैं। मतलब पानी में जैसे ही डालोगे, मिला उला दोगे, वो आराम से घुल जाएगा। लिखो। नहीं बाबू, नीचे एरो देके लिखो। लगभग सभी आयनिक यौगिक, लगभग सभी आयनिक यौगिक पानी में घुलनशील होते हैं। लगभग सभी आयनिक यौगिक पानी में घुलनशील होते हैं। लिख लिए? देखो यहाँ
NaCl के बीच बना हुआ है आयनिक बंधन। हम ये बता रहे हैं कि पानी में ये आसानी से घुल क्यों जाता है। और H2O का स्ट्रक्चर ये होता है, जल, यही है ना। आपको याद है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ पर पार्शियल पर नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर प्लस था और इस पर माइनस। तो जल में केवल एक ही अणु होगा या ऐसा ऐसा ढेरों अणु होगा? ढेरों अणु होगा। अरे एक अणु तो दिखता भी नहीं है, और उतना पानी दिखता है, समझ लीजिए वो कितना कण होगा। और वो सब गिना जानते हो, वो सब तुम गिन सकते हो। केमिस्ट्री में वो सबको का कैलकुलेशन होता है मोल के विधि से। ये सब मोल कंसेप्ट में हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके। तो अभी केमिकल बॉन्डिंग ख़त्म कीजिए, केमिकल बॉन्डिंग के बाद हम लोग वहीं पर पहुंचने वाले हैं, ठीक है। तो सुनो, हमारी बात सुनो। तो ये पार्शियल निगेटिव वाला जो पार्ट है वह Na+ को खींच लेता है, और पॉजिटिव वाला पार्ट है वह Cl- को खींच लेता है। धीरे धीरे यह बॉन्ड टूट जाता है और NaCl पानी में आसानी से Na+ और Cl- में टूट के आराम से घुल जाता है। लेकिन जब इसी NaCl को कढ़ाई में, घर में कढ़ाई है ना, उस कढ़ाई में, यही कढ़ाई है, इस कढ़ाई में गर्म करो। और अगर जैसे किसी भी ठोस को हम गर्म करते हैं तो वो द्रव में बदलता है, तो तुम इसको जो है ना मेल्ट करने का प्रयास करो, तुम इसको पिघलाने का प्रयास करो। ये पिघलेगा नहीं, कढ़ाई पिघल जाएगा लेकिन ये नहीं पिघलेगा। इसलिए क्योंकि जितना भी आयनिक यौगिक होता है, इस सभी का द्रवनांक या गलनांक बहुत अधिक होता है। क्यों अधिक होता है? आयनिक बंधन के कारण ही ये बहुत अधिक होता है। सुनिए क्या है, ये जो Na+ और Cl- जुड़ा हुआ है वह चार्ज के द्वारा न जुड़ा हुआ है। तो आप उसको चार्ज के द्वारा अलग कीजिए तो आसानी से अलग हो जाएगा। जैसे जल चार्ज के द्वारा अलग किया तो आसानी से अलग हो गया। ठंडा पानी में भी यदि तुम नमक दे दो तो आसानी से घुल जाएगा। गर्म पानी में दे दो तो और तेज़ी से घुल जाएगा। एक आदमी चीनी की बात करें, चीनी की बात अभी आप नहीं समझ पाएंगे, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उस पर हम चर्चा करेंगे जब 12th पूरा पढ़ोगे तब। अभी तो कुछ समझ में नहीं आएगा, बाद में हम बात चर्चा करेंगे उसका भी। केमिकल बॉन्डिंग में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़िएगा तब जाके वो सब बात समझ में आएगा। सब बातें के बारे में कैसे समझ में आ जाएगा। और धीरे मत बोला कीजिए, कान तक आवाज़ जोर से पहुंचाइए ताकि हम आपके मन में उठने वाले हर सवाल का जवाब दे सकें, या फिर आपको वो जवाब कब मिलेगा उसका सही वक्त बता सकें। हाँ इधर सुनो, तो NaCl को चार्ज के द्वारा तुम अलग करोगे आराम से अलग हो जाएगा, लेकिन तुम इसको उष्मा के द्वारा तोड़ने का प्रयास करोगे तो ये उष्मा के द्वारा जल्दी नहीं टूटता है। इसी वजह से सभी आयनिक यौगिक का द्रवनांक या गलनांक बहुत उच्च होता है, अधिक होता है। और शायद ये बात अभी आप नहीं लिखे हैं, आप लिखे हैं लगभग सभी आयनिक यौगिक पानी में घुलनशील होते हैं, वो अलग बात है और ये अलग बात। अरे सुनो, घुलनशील होना और द्रवनांक एक चीज़ हुआ। द्रवनांक का मतलब हुआ कि इसमें पानी तुमको नहीं मिलाना है, इसको गर्म करके पिघला देना है। क्या यहाँ पर गर्म करके पिघलाए पानी में NaCl डाले तो दोनों अलग बात है ना। नीचे एरो दिए और लिखिए, आयनिक यौगिक का द्रवनांक, आयनिक यौगिक का द्रवनांक बहुत अधिक होता है। आयनिक यौगिक का द्रवनांक बहुत अधिक होता है। हो गया, लिख लिए। अब आगे की बात सुनो। पानी में तुम नमक डाल देते हो, आसानी से घुल जाता है। सरसों तेल में तनी नमक डाल के देखो तो वो कभी नहीं घुलेगा। तुम छोड़ो घुलना, तुम तेल को खौला दो, फिर भी नमक डालो, फिर भी नहीं घुलेगा। मतलब तेल में नहीं घुल रहा है नमक, लेकिन पानी में, ठंडा पानी में भी आसानी से घुल जाता है। इस सब के पीछे का कारण जानते हो क्या है? आयनिक बंधन। आयनिक बंधन एक्चुअल में तेल जो होता है ना वह ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे हो ना अभी, उसमें जनरली चार्ज नहीं होता। ये जो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव बोल रहे हैं उसमें नहीं होता है, और पानी में पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव होता है। इसी को हम लोग एक को कहते हैं ध्रुवीय यौगिक और एक को कहते हैं अध्रुवीय यौगिक। यही बात आप आगे जब सह संयोजन बंधन पढ़ लेंगे ना तब आपको बताया जाएगा 2 दिन के बाद। तो तेल जो है वह होता है अध्रुवीय यौगिक, और पानी जो होता है यह होता है
ध्रुवीय यौगिक, क्योंकि पानी पर देख रहे हो चार्ज आ रहा है। और NaCl भी ध्रुवीय यौगिक है, क्योंकि ये तो Na प्लस और Cl माइनस से बनता है। यहाँ भी चार्ज है प्लस माइनस, तो ध्रुवीय में ध्रुवीय घुलता है और अध्रुवीय में अध्रुवीय, मतलब चार्ज वाला चार्ज वाले को घुलाएगा और बिना चार्ज वाला को घुलाएगा। तो तेल कभी भी नमक को नहीं घुलाएगा, और यदि तनी मनी घुल भी जाए ना तो खाली फेज चेंज होगा, बाद बाकी वो घुलता वुलता नहीं है। तो इस बात को आप समझ चुके हैं। अब आगे का बात सुनिए। डिस्टिल्ड वाटर तुम समझते हो? अरे आश्वित प्रभाजी आसवन सुने हो? आसवन समझते हो? हम समझाते हैं आसवन, और कुछ बात समझिए। देखो केमिस्ट्री में बातें इतनी सारी होती है ना, छोटी छोटी बात, कि सबको नहीं समझोगे ना तो दिक्कत होगा केमिस्ट्री में। सुनो ध्यान से। तुम चापाकल से पानी निकाल लो धरती के नीचे से, अरे वो बैटरी में जो पानी हम लोग देते हैं वो डिस्टिल्ड वाटर ही होता है ना। कैसे बनाया जाता है ये बता देते हैं। अरे वो 50 रुपये में जो 5 लीटर देता है, सुनिए कैसे बनाया जाता है। इस पानी को गर्म कीजिए करकरा के, हाँ करकरा के गर्म कीजिएगा तो खौलेगा ना पानी, खौलेगा तो ये वाष्प बनेगा। जो वाष्प बना, इस वाष्प को एक बर्तन में जमा कीजिए, और जमा करके एयर कंप्रेसर पर इस वाष्प को सामने इधर ले जाइए। और यहाँ पर क्या होता है, एक पाइप लगा होता है जिसका टेम्परेचर 0 से माइनस में रहता है, मतलब माइनस से 0 में रहता है, मतलब -5 डिग्री सी, -10 डिग्री सी या 0 डिग्री से, मतलब टेम्परेचर बहुत कम रहता है। यहाँ बहुत हाई है और उधर बहुत लो है। जो वाष्प बना ये जैसे जैसे इधर बढ़ता जाएगा उसका टेम्परेचर घटता जाएगा, और यहाँ से जब वो प्रेशर पर पास करेगा ना तो धीरे धीरे संघनित होकर एक बार फिर से द्रव में बदल जाएगा। अब बताइए इस द्रव में और इस द्रव में क्या अंतर है? यहाँ पर जो द्रव बना वाष्पीकृत होने के बाद संघनित होकर, इस द्रव में और इस द्रव में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। चापाकल से जब आप निकाले होंगे पानी तो इसमें आयरन रहा होगा, आर्सेनिक रहा होगा, बालू का कण रहा होगा, मिट्टी का कण रहा होगा, गंदगी रही होगी, तब तो हम आजकल शुद्ध करके पानी पीते हैं। लेकिन जब ये वाष्पीकृत होकर निकला होगा तो वाष्पीकृत होने के दौरान बालू, मिट्टी, आयरन का कण, आर्सेनिक का कण, ये सब वाष्पीकृत नहीं होता है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल प्योर वाटर होगा, डिस्टिल्ड वाटर। अब समझे, ये एकदम शुद्ध पानी होगा, इसमें एक भी कण फालतू नहीं होगा। अब आप क्या कीजिए, इस पानी में, ये भी तो पानी ही है ना, इस पानी में पलक है ना, वो बिजली, अभी लाइट नहीं है, अभी लाइट जब रहे तो क्या कीजिए, 2 तार ले लीजिए। अरे तार तो यहाँ ढेर सारा आया हुआ है, कोनो एगो लाइट से छोड़ा के इसमें डाल दो, एक तार इधर डाल दो, एक तार इधर डाल दो, और इस पानी में एगो उंगली डुबाओ आंख बंद करके। कुछ नहीं होगा आपको कुछ नहीं होगा। हल्का फल्का अब एबनॉर्मल महसूस कीजिएगा, आपको लगेगा कि हाथ में वो सिवसिवी टाइप का बात समझते हो, कुछ एबनॉर्मल हाथ लगेगा, लेकिन आपको झटका उटका मारने वाला नहीं है। तो जो मचोड़ के एकरे धर लिया तब, वो हम नहीं कह रहे हैं करना, हम ये कह रहे हैं। एक स्थिति ये हुई। अब क्या कीजिए, थोड़ा सा घर में नमक 1 चम्मच ले लीजिए, इस पानी में डाल दीजिए। उस पानी में Na प्लस और Cl- में वो टूट गया होगा। अब तनी उंगली डाल के देखो तो, उंगली डालोगे ना तो उतना ही जोर का झटका मारेगा जितना किसी नंगा तार को छू लेने से झटका मारता है, क्योंकि ये उतना ही ज़्यादा विद्युत का सुचालक है जितना मेटालिक वायर। तो इस आधार पर आप क्या समझे कि आयनिक, सुनो, हम यह समझे कि आयनिक यौगिक का जो विलयन होता है वह विद्युत का सुचालक होता है। अब बताइए कि पहले झटका नहीं मारा और बाद में झटका क्यों मारा? क्योंकि पहले इसमें आयन नहीं था और अब इसमें आयन है। आयन की उपस्थिति के कारण ही वह विद्युत का सुचालक हुआ। आयन इलेक्ट्रॉन को लाने और ले जाने का काम करने लगा, इसीलिए इलेक्ट्रॉन का सतत प्रवाह संभव हो पाया, और इलेक्ट्रॉन का सतत प्रवाह ही विद्युत धारा कहलाता है। और हमको झटका मार दिया उस धारा को हम छुए तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि आयनिक यौगिक का जो जलीय विलयन होता है वह विद्युत का सुचालक होता है। यही बात समझाने के लिए हम उतना भूमिका बांध रहे थे। समझा? या किसी को कोई परेशानी है? लिखिए नीचे रो देके। आ गया है लाइट, फिर चली गई।
लिखो, आयनिक यौगिक का जलीय विलयन आयनिक यौगिक का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक होता है। क्योंकि विलयन में आयन की उपस्थिति होती है। क्योंकि विलयन में आयन की उपस्थिति होती है। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं, सुनो बाबू, लास्ट बात है ये, कि आयनिक बंधन एक मजबूत बंधन होता है। बोलिए हाँ या ना। चार्ज से जब जुड़ेगा तो वह मजबूत ही होगा। लिखिए नीचे में, लास्ट पॉइंट है ये, आयनिक बंधन बहुत मजबूत बंधन होता है। आयनिक बंधन बहुत मजबूत बंधन होता है। आयनिक बंधन समाप्त हुआ। किसी को कुछ पूछना हो तो खड़ा होकर पूछ लीजिए। हैव यू एनी क्वेश्चन? है आपके पास कोई क्वेश्चन? नहीं तो अगला क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे बंधन का दूसरा टाइप, जिसको हम लोग बोलते हैं सह संयोजक बंधन, कोवैलेंट बॉन्ड। कल का क्लास बेहद इंपॉर्टेंट है आगे के लिए। यदि आप इस सबको सुनिए, धीरे धीरे आप केमिकल बॉन्डिंग के टफ पार्ट में इन कर रहे हैं। और आज क्लास है चौथा, यानी इससे पहले 3 क्लास हुआ होगा ना। जो लोग क्लास लेट से आए हैं या ये 3 क्लास नहीं किए हैं, कम से कम कॉपी, किसी के कॉपी से उतार लीजिए और ऑनलाइन पढ़ लीजिए। ऑनलाइन आपको ये यूट्यूब पर भी मिल जाएगा और ऑनलाइन ये ऐप पर भी मिल जाएगा। यदि ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क कीजिए ऑफिस में, तो हम आपको बता देंगे।